सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है आर्मी अग्निवीर की वैकेंसी आ चुकी है और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अग्निवीर में नौकरी करना चाहते होंगे और भाई अग्निवीर की एग्जाम देने जाएंगे। तो मेरे भाई आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरे भाई आर्मी अग्निवीर के लिए, ठीक है मेरे भाई, आज से हमारे चैनल पर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरे भाई सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब करना फ्री होता है। डेली इसी तरीके से शानदार शानदार क्लासेज जो है आप लोगों के लिए देखने को मिलेंगी। तो मेरे भाई पहला सवाल तुम्हारे सामने, माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर के सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी? तो मेरे भाई देखो क्वेश्चन में दो चीजें हैं। एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो आप बोलोगे सर माइकल फैराडे ने की थी। और कब की थी? 1875, 1853, 1820, 1831। तो मेरे भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की गई थी 1831 में। 1875 में क्या हुआ था? तो मेरे भाई आप बोलोगे आर्य समाज की स्थापना हुई थी। किसकी मेरे भाई? आर्य समाज की स्थापना की थी। और किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो कभी भी अगर एग्जाम में तुमसे पूछा जाए कि बताओ सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। लो भाई अगला सवाल तुम्हारे सामने, भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में किसका उल्लेख किया गया है? अब भाई संविधान के जो भाग है ना भाई, संविधान के जो भाग है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और बार बार लगातार इनको एग्जामों में जरूर पूछा जाता है। तो आप लोगों से पूछा कि संविधान के भाग नंबर 3 में किसका उल्लेख है? तो आप बोलोगे भाग नंबर 3 की बात करूंगा सर मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मैं बात करूं नीति निर्देशक सिद्धांतों की तो यह है मेरे भाई भाग नंबर 4 में। और मेरे भाई नागरिकता की बात करूं मैं भाग नंबर 2 में। और मौलिक कर्तव्यों की बात करूं तो भाग नंबर 4 के भाग फर्स्ट में। ठीक है भाई, तो मौलिक अधिकार है भाग नंबर 3 में, नीति निर्देशक सिद्धांत भाग नंबर 4 में, नागरिकता भाग नंबर 2 में और मौलिक कर्तव्य भाग नंबर 4 के फर्स्ट में। अगला सवाल आपके सामने, पृथ्वी पर दो सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है? यानी कि भाई देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा बरसात मेरे भाई कहां पर होती है? तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा बरसात मेघालय में होती है। मेघालय का एक स्थान है मेरे भाई आपका चेरापूंजी। तो मेरे भाई चेरापूंजी और मोसिनराम, ठीक भाई मोसिनराम में सबसे ज्यादा होती है मेरे भाई। अगर देखो इन दोनों में से भी अगर मैं पूछूं ना कि चेरापूंजी या मोसिनराम में किस में ज्यादा बरसात होती है, तो मोसिनराम में ज्यादा होती है। तो मेरे भाई तुमसे यही पूछा है कि पृथ्वी पर दो सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां पर एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बरसात होती है? तो वो है मेरे भाई आपका चेरापूंजी और मेरे भाई आपका मोसिनराम। सर ये दोनों के दोनों ही कहां पर है? दोनों के दोनों ही मेरे भाई आपके मेघालय में है। दोनों के दोनों ही कहां पर है मेरे भाई? आपके मेघालय में। ये तुमसे बात पूछी जा सकती है। सर मेघालय के बारे में तो मेरे भाई देखो वांगला फेस्टिवल कहां का है? सर ये मेघालय का एग्जाम में आ सकता है। मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई बेहदी खलम। बेहदी खलम कहां का है? सर ये भी आपके मेघालय का, ये भी एग्जाम में आता है। एक मेरे भाई आपका नोक्रेक फेस्टिवल, कौन सा मेरे भाई? नोक्रेक फेस्टिवल, ये भी मेघालय का है, एग्जाम में आता है। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन बी उन सभी का सही है, बाकी आप सभी का गलत हो गया। लो भाई अगला सवाल तुम्हारे सामने, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बताओ मेरे भाई हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित रखती है? फटाफट जो है इस सवाल का आंसर करो और मुझे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र से, वित्तीय क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से, या फिर मेरे भाई आपके सेवा क्षेत्र से? तो हरित क्रांति की मैं बात करूंगा अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंध रखती है? सर ये तो कृषि क्षेत्र से क्या रखती है मेरे भाई? संबंध रखती है। देखो मेरे भाई हरित क्रांति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सर मैं तुमसे बात करूं कि बताओ पूरे संसार में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी?
पूरे संसार में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो आप बोलोगे सर ये काम किया था किसने? नॉर्मन बोरलॉग ने। किसने मेरे भाई? नॉर्मन बोरलॉग ने ये कारनामा किया था पूरे संसार में। लेकिन मैं तुमसे बात करूं भाई, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की? सर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी एमएस स्वामीनाथन ने। किसने मेरे भाई? एमएस स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की। एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न मिल चुका है मेरे भाई, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। कब मिला था भारत रत्न? सर 2024 में इनको भारत रत्न मिला था। मैं तुमसे बात करता हूं हरित क्रांति मेरे भाई, तो सबसे पहले गेहूं और चावल के लिए आई थी मेरे भाई। हरित क्रांति सबसे पहले किसके लिए आई थी? गेहूं और चावल के लिए हरित क्रांति आप लोगों की आई थी। तो ये बात भी तुमको याद होनी चाहिए। तो मेरे भाई हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंध रखती है? तो मेरे भाई कृषि क्षेत्र से रखती है। पूरे संसार में शुरुआत का श्रेय किसको जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में शुरुआत किसने की? एमएस स्वामीनाथन ने। भारत रत्न इनको मिल चुका है 2024 में। और हरित क्रांति आपका गेहूं और चावल से संबंध रखती है। लो भाई अगला सवाल तुम्हारे सामने है, भारत में पहले एशियाई खेल कहां आयोजित किए गए थे? बताओ मेरे भाई, भारत में पहले एशियाई खेलों की शुरुआत मेरे भाई कहां से हुई थी? पटियाला से, चेन्नई से, नई दिल्ली से, या फिर मेरे भाई आपके ग्वालियर से? तो भारत में पहले एशियाई खेलों की शुरुआत कहां से हुई थी? सर ये तो हमारे नई दिल्ली से शुरुआत हुई थी। और भाई एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? सर 1951 में एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी। क्लियर है भाई, ये बात आपको याद होनी चाहिए। भारत ने दूसरी बार मेजबानी कब की? भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? 1982 में। यानी कि पहली बार तो भारत में मेजबानी कब हुई? 1951 में, क्योंकि शुरुआती कहां से हुई थी? भारत से। तो पहली बार तो 1951 में की थी और दूसरी बार कब की थी? 1982 में। तो मेरे दोस्त एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। अगला सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो बताओ भाई, भारत सरकार अधिनियम 1919 आपने खूब पढ़ा होगा मेरे भाई, ठीक है, आपने खूब पढ़ा होगा। और ये एक ऐसा सवाल है भाई जिसको हर चैनल पर पढ़ाते हैं और हर टीचर तुमको ये सवाल पढ़ाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मेरे भाई हम क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम इसको बोला जाता है। ठीक भाई, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम इसको बोला जाता है। तो इसमें कौन कौन थे? एक तो मेरे भाई चेम्सफोर्ड थे और दूसरा मॉन्टेग्यू थे। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई। अरे भाई 1919 नाम से ही पता चल रहा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। एक तो चेम्सफोर्ड होंगे, दूसरा मॉन्टेग्यू होगा। ऑप्शन नंबर 3 तुम लोगों का राइट आंसर होगा। 1919 में ही आपका क्या हुआ था मेरे भाई? खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है भाई, खिलाफत आंदोलन भी कब हुआ था? 1919 में ही हुआ था। 1919 में ही आपका क्या हुआ था मेरे भाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सर ये भी 1919 में ही हुआ था। ठीक है भाई। और रोलेट एक्ट जिसको काला कानून बोलते हैं भाई, ठीक है, रोलेट एक्ट भी कब आया था? 1919 में आया था। लो भाई अगला सवाल, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो मेरे भाई संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? यूपीएससी से संबंधित आर्टिकल आपका कौन सा है? तो मेरे भाई यूपीएससी से संबंधित आर्टिकल आपका कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 315 से अनुच्छेद नंबर 323। ठीक है भाई, अनुच्छेद नंबर 315 से अनुच्छेद नंबर 323 में आपका क्या है मेरे भाई? यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग है। लो भाई अगला सवाल तुम्हारे सामने, वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गई थी, वह कौन थी? तो मेरे भाई एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका का नाम तुमको बताना है जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी उसने गाना गाया था। तो वो कौन थी मेरे भाई? तो सर वो थी आपके कौन थी? सर वो थी मदुरई सन्मुखविदु सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है भाई, मदुरई सन्मुख वदिवु सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है भाई, जिसको हम शॉर्टकट में किस नाम जानते हैं? एमएस सुब्बुलक्ष्मी के नाम से जानते हैं। किसको मेरे भाई? एमएस सुब्बुलक्ष्मी के नाम से इनको जाना जाता है। इनको मेरे भाई भारत रत्न मिल चुका है, इनको भारत रत्न मिल चुका है मेरे भाई 1997 में। ठीक है भाई, 1997 में इनको भारत रत्न मिला, सॉरी 1998 में इनको भारत रत्न मिला था। ठीक है भाई, और भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका थी ये। ठीक है भाई, भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका। तो मेरे भाई वो कौन थी? एमएस सुब्बुलक्ष्मी थी। तो कभी भी अगर तुमसे पूछा जाए
कि भाई भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका कौन थी? MS सुब्बुलक्ष्मी थी। 1998 में इनको भारत रत्न दिया गया था। तो मेरे भाई क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना खालिस्तान से क्रियान्वित की जा रही है। तो बताओ मेरे भाई, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना खालिस्तान से क्रियान्वित की जा रही है। तो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को मेरे भाई शुरू किया था सन 2016 से। तो ये तुमको याद होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। 2014 में क्या हुआ मेरे भाई? स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है भाई, स्वच्छ भारत अभियान मेरे भाई कब का है? स्वच्छ भारत अभियान मेरे भाई आपका कब का है? सर ये 2014 का है। मेरे भाई मैं तुमसे बात करता हूं नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है भाई, किसके बारे में? नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये भी आपका 2014 का है। और अगर मैं बात करता हूं 2014 की, तो मेरे भाई मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है भाई, मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी मेरे भाई कब का है? आपका 2014 का। तो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 की है। लो भाई अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? तो निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? तो भाई कद्दू के पौधे को, सूरजमुखी के पौधे को, गुलाब के पौधे को, नींबू के पौधे को। तो मेरे भाई चाहे तुम नींबू के पौधे की बात कर लो, चाहे गुलाब के पौधे की, चाहे सूरजमुखी के पौधे की, ये तो भाई अपने आप खड़े रहते हैं। लेकिन कद्दू का एक पौधा आता है, ऐसा होता है मेरे भाई, ये बेल टाइप का होता है। ठीक भाई, बेल टाइप का होता है। तो मेरे भाई इसको जो है मेरे भाई किसी दीवार पर चढ़ाया जा सकता है, किसी पौधे पर चढ़ाया जा सकता है। ठीक भाई, जैसे गाँव की मैं बात करूँ तो हमारे घरों की जो छत होती है ना भाई, उस पर इस पेड़ को चढ़ाया जाए। ठीक है भाई, किसी रस्सी की सहायता से पेड़ पर चढ़ा दिया जाता है। तो मेरे भाई ये होता है आपका कौन सा? कद्दू का पेड़। ठीक है भाई, कद्दू का पेड़ हो गया। आपके सेम की बेल भी हो सकती है। ठीक है भाई, जो सेम होती है ना भाई, सब्जी बनाने की जो सेम होती है, उसकी बेल को भी ऐसे ही चढ़ाया जाता है। ठीक है भाई, जो आपके ककड़ी होती है, ककड़ी, उसकी बेल को भी, या फिर आपके ठीक है जैसे कि खीरे की बेलड़ी हो गई। ठीक है भाई, खीरा आपने देखो, खीरा, उसकी बेलड़ी, उनको ऐसे ही चढ़ाया जाता है। ठीक है भाई, आ जाओ अगला सवाल देखो मेरे भाई। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, इस सवाल का आंसर करने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे भाई लक्ष्मी विश्वनाथन के बारे में आप लोगों से पूछा है, तो सभी बच्चे बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो लक्ष्मी विश्वनाथन की बात करेंगे तो ये मेरे भाई आपके भरतनाट्यम से क्या रखती है भाई? संबंध रखती है। मेरे भाई भरतनाट्यम एक ऐसा क्लासिकल डांस है जो कि मेरे भाई आपके तमिलनाडु का है। कहाँ का मेरे भाई? तमिलनाडु का। मेरे भाई मैं बात करता हूँ सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भाई। ठीक है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य मेरे भाई कौन सा है? तो सर ये आपका कौन सा है? भरतनाट्यम। मैं तुमसे बात करता हूं भरतनाट्यम के बारे में, तो सबसे पुराना हो गया तमिलनाडु का हो गया। इसके अलावा मेरे भाई मैं बात करता हूं इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है मेरे भाई सादिर। क्या नाम है मेरे भाई आपका पुराना नाम? सर इसका पुराना नाम आपका सादिर है। और मेरे भाई ये आपका मंदिरों से संबंधित नृत्य है। कौन से मेरे भाई? मंदिरों से संबंधित नृत्य। ठीक है भाई, मंदिरों से संबंधित नृत्य मेरे भाई आपका कौन सा है? तो सर वो हमारा कौन सा है? भरतनाट्यम। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, लेकिन भाई उससे पहले क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री होता है, कोई भी पैसा आपका ना तो लाइक करने का लगता है ना सब्सक्राइब करने का लगता है। और इसी तरीके से मेरे भाई शानदार तरीके के सवाल मैं आपको डेली करवाऊंगा। आ जाओ भाई, किस राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास में निहित होती है? तो मेरे भाई बताओ, किसी भी राज्य की अगर विधानसभा को भंग करना है तो ये जो शक्ति होती है, ये जो पावर होता है, वो किसके पास में होता है? किसी भी राज्य की विधानसभा को भंग करने का जो पावर होता है वो किसके पास में होता है? तो वो होता है मेरे भाई राज्य के राज्यपाल के पास में। किसके पास में भाई? राज्य के राज्यपाल के पास में। तो भाई जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है उसके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है भाई। ठीक है, जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है उसके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। और होमवर्क क्वेश्चन ये है कि उसको कमेंट में बताना है कि उनके राज्य का राज्यपाल क्या नाम है। अगर कोई बच्चा राजस्थान का देख रहा है तो राजस्थान का राज्यपाल उनको कमेंट करना है। कोई मध्य प्रदेश से देख रहा है तो मध्य प्रदेश का राज्यपाल कमेंट करना है। यूपी से देख रहा है तो यूपी के राज्यपाल उसको कमेंट करना है। यानी कि आप जिस भी स्टेट से देख रहे हो उसके राज्य का राज्यपाल तुमको क्या करना है भाई? कमेंट करना है। ठीक है भाई, राज्य के राज्यपाल की बात करो तो अनुच्छेद नंबर 153 में बोला गया है
कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये 153 में बोली गई। 154 में क्या बोला, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। ठीक भाई, अनुच्छेद 154 में क्या बोला, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। और अनुच्छेद नंबर 155 में क्या बोला, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है मेरे भाई, तो अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, और अनुच्छेद नंबर 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। तो ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। अगला देखो मेरे भाई, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है? तो बताओ मेरे भाई, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है? निशानेबाजी से, बैडमिंटन से, तैराकी से, या फिर मेरे भाई आपके एथलीट से? तो बताओ मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? पारुल परमार का संबंध किस खेल से है? तो देखते भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो भाई पारुल परमार की मैं बात करूंगा, ये आपके बैडमिंटन से क्या रखती है मेरे भाई, आपके संबंध रखती है। मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई साइना नेहवाल के बारे में। तो साइना नेहवाल भी तो मेरे भाई आपके किससे संबंध रखती है? सर साइना नेहवाल भी तो आपके बैडमिंटन से संबंध रखती है, ये तुमको याद होना चाहिए मेरे भाई। कभी कभार मेरे भाई एग्जाम में साइना नेहवाल की पुस्तक एग्जाम में आती है मेरे भाई। ठीक है, साइना नेहवाल की जो बुक है मेरे भाई वो एग्जाम में आ जाती है। तो किस किस को पता है मेरे भाई साइना नेहवाल की बुक? तो आप बोलोगे प्लेइंग टू विन। ठीक है मेरे भाई, प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक है मेरे भाई? ये साइना नेहवाल की बुक का नाम है। ये तुमको याद होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। अगला सवाल आप लोगों के सामने, कपड़ा उद्योग में कपड़ों के स्वेतन या रंग हटाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो मेरे भाई कपड़ा उद्योग में कपड़ों का रंग हटाने के लिए किस चीज का प्रयोग मेरे भाई किया जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड का, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? कपड़ों में से रंग हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। ठीक है भाई, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमारे सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो जिन्होंने भाई ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उन सभी के तो मजे, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। ठीक है भाई, बाकी सभी का मेरे भाई गलत हो गया। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं, बीमारियों को दूर हटाने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? तो मेरे भाई आप लोगों से पूछा कि कौन सा वेद है जो बुरी आत्मा और बीमारियों को दूर हटाने के लिए जादुई मंत्र और आकर्षण का मेरे भाई, ठीक है भाई, आकर्षण का संग्रह है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या फिर मेरे भाई आपका कौन सा वेद, या फिर आपका यजुर्वेद? तो मेरे भाई देखो इस सवाल का राइट आंसर होगा, जादुई मंत्रों की बात करूं, आत्माओं की बात करूं, अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद तो सबसे पुराना है, ऋग्वेद तो सबसे पुराना वेद कौन सा है मेरे भाई? ऋग्वेद है, जिसमें 1028 आपके क्या है मेरे भाई आपके मंत्र हैं, और मेरे भाई 10 आपके क्या है, 10 आपके मंडल है। सामवेद का संबंध मेरे भाई किससे है? आपके संगीत से। ठीक है भाई, सामवेद का संबंध मेरे भाई किससे है? आपके संगीत से। तो ये बात भी तुमको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला सवाल है मेरे भाई, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश राज्य का धर्म है? तो मेरे भाई भारत का तो अपना कोई धर्म है नहीं, भारत तो धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक भाई, भारत तो कैसा राज्य देश है मेरे भाई? आपका धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक भाई, भारत में तो ऐसे भाई हिंदुओं को ज्यादा मान्यता प्राप्त है, मुसलमानों को ज्यादा है, या फिर जो भी है भाई। ठीक है, भारत का तो अपना कोई धर्म नहीं है। लेकिन बांग्लादेश वालों ने बोल रहा है भाई हमारा राज धर्म कौन सा है? सर उनका तो धर्म कौन सा है मेरे भाई? आपका इस्लाम। पाकिस्तान का भी इस्लाम ही है। ठीक है भाई, पाकिस्तान का भी इस्लाम है, भारत का कोई धर्म नहीं है। ठीक है भाई, बिल्कुल। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है मेरे भाई आपका टका। और बांग्लादेश की राजधानी के बारे में बात करूं मेरे भाई तो राजधानी का नाम है मेरे भाई आपके ढाका। क्या नाम है मेरे भाई? ढाका। बांग्लादेश की मैं बात करता हूं मेरे भाई तो इनका जो खेल है, इनका जो राष्ट्रीय खेल है वो है मेरे भाई आपका कौन सा? कबड्डी। ठीक है भाई, कौन सा है आपका? कबड्डी है। ठीक है भाई, तो ये तुमको याद होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है?
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, निजता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो मेरे भाई इसको बोला जाएगा आपका कौन सा, निजता का अधिकार। कौन सा मेरे भाई, निजता के अधिकार को बोला जाता है। ठीक है भाई। समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर आपके 18 में। संपत्ति के अधिकार को तो मेरे भाई 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है भाई, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया। ठीक है भाई। तो पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार पहले के जमाने में एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इसको क्या किया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है भाई, संपत्ति के अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया। और वर्तमान में आपको मिलेगा अनुच्छेद नंबर 300 के भाग ए में। ठीक है भाई। वर्तमान में आपको कहां पर देखने को मिलेगा, 300 ए में। तो निजता का अधिकार आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल कर लेते हैं मेरे भाई, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर मेरे भाई आपका असम। तो कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम। तो कलिंग, तो मेरे भाई ये कहां पर मनाया जाएगा? आपका उड़ीसा में। ठीक है भाई। क्योंकि उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? उड़ीसा का पुराना नाम मेरे भाई आपके क्या है? कलिंग है। ठीक है भाई। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है मेरे भाई? आपका कलिंग है। असम का पुराना नाम मेरे भाई क्या था? कामरूप था। क्या नाम था मेरे भाई? कामरूप। ठीक है भाई। तो उड़ीसा का पुराना नाम आपके कलिंग है। उड़ीसा की मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो घूमरा लोक नृत्य पूछा जाएगा। इसके अलावा पाला, इसके अलावा मेरे भाई आपका डसखतिया, इसके अलावा मेरे भाई आपके कीसाबदी। कौन सा मेरे भाई? कीसाबदी। इसके अलावा मेरे भाई रंगाबाती। कौन सा मेरे भाई? रंगाबाती। इसके अलावा मेरे भाई आपका मयूरभंज छऊ। ठीक है भाई, मयूरभंज छऊ। इसके अलावा मेरे भाई आपका दलखाई। ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे मेरे भाई कहाँ के? आपके उड़ीसा के। तो ये थी आज की छोटी सी क्लास। उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको बड़ी क्लास चाहिए तो आप एक बार कमेंट कर देना कि सर पूरी क्लास लेकर आओ, कम से कम 1 घंटे की क्लास तुम्हारी होनी चाहिए। ठीक है भाई। तो एक बार आप सारे के सारे बच्चे कमेंट कर देना कि हाँ सर डेली कम से कम 1 घंटे की क्लास हमको करवा दिया करो। ठीक है भाई। तो अगर आपको 1 घंटे की क्लास चाहिए तो कमेंट कर देना। बाकी अगले वीडियो मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।